Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of study note number 2 of CMA final paper number 19. So in this video we will solve illustration number 9. इसमें कैसा है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में दो पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए पार्ट कंप्लीट करेंगे और बाद में बी पार्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट इज अंबिका टेक्सटाइल मिल्स प्रोड्यूस द क्लोथ एंड fabrics. In addition, they undertook a customer job order from the processing of cloth towards the optimum utilization of its spare capacity and earn from the loan license. From the following income figures, find out the turnover of a company as per the company's cost records and audit rules. So हम लोग को क्या सिंपली इधर उसका टर्नओवर फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ से इनकम अर्न करते हैं. तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है. जो भी इनकम्स हम लोग को दिख रहा है वो सारा ऐड करना है, तो हम लोग का फाइनली जो भी टर्नओवर ऑफ द कंपनी है वो आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. इधर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सेल्स बोला है, तो सेल्स तो हम लोग का इनकम होता ही है. तो सेल्स हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. जो भी अमाउंट्स है वो लैक्स में है, लेकिन हम लोग जैसा है वैसा ही रिकॉर्ड करेंगे. सो सेल्स हम लोग को दिया है 19,300. सो सेल्स में हम लोग लिखेंगे 19,300. जो भी इनकम दिख रहा है वो सारा ऐड करना है हम लोग को. उसके बाद ट्रेडिंग सेल्स फ्रॉम द डेपोट्स 1,250. अभी ये भी सेल्स ही है तो हम लोग ऐड ही करेंगे. सो ऐड ट्रेडिंग सेल्स फ्रॉम द डेपोट 1,250. उसके बाद एक्सपोर्ट इनकम, एक्सपोर्ट यानी कि सेल ही होता है, तो फॉरेन में सेल करते हैं इसीलिए उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं. सो सेल ही हुआ ना. सो एक्सपोर्ट इनकम 2,100, वो भी हम लोग ऐड ही करेंगे. ऐड एक्सपोर्ट इनकम 2,100. उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी, ड्यूटी बोला है तो ड्यूटी इट इज़ नॉट अ इनकम, इट इज़ अ टैक्स. तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम लोग को टर्नओवर पूछा है, प्रॉफिट नहीं पूछा है. तो हम लोग माइनस नहीं कर सकते. प्रॉफिट पूछा होता ना तो माइनस किया होता. प्रॉफिट यानी कि क्या, इनकम में से एक्सपेंस जाता है, उसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं. सो इधर हम लोग को इनकम नहीं पूछा है, टर्नओवर पूछा है, यानी कि ओवरऑल सेल्स कितना है, ओवरऑल कितना वो उन लोग ने सेल में से अर्न किया वो हम लोग को देना है इधर कंप्यूट करके. सो एक्सपोर्ट ड्यूटी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, माइनस भी नहीं करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्टली इग्नोर करेंगे. देन इनकम फ्रॉम द जॉब प्रोसेसिंग दैट इज़ 1,100. ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम द जॉब प्रोसेसिंग, क्योंकि वो भी इनकम ही है, 1,100. उसके बाद स्क्रैप सेल 235. स्क्रैप सेल यानी कि जो भी हम लोग को स्क्रैप हम लोग सेल करते हैं उसमें से क्या इनकम हुआ वो फाइनली ये भी सेल ही है, पैसा आ रहा है तो इनकम ही है ना. तो हम लोग उसको भी ऐड करेंगे 235. सो ऐड स्क्रैप सेल 235. उसके बाद इनकम फ्रॉम लोन लाइसेंस ऑपरेशन 560. उन लोग ने स्टार्टिंग में ही बोला था उन लोग का लोन लाइसेंस का भी कुछ एक्टिविटी चलता है, तो उसमें से उन लोग को इनकम हो गया 560. ये इनकम भी लाइक अ सेल ही है, क्योंकि लाइसेंस वो लोग बेचते हैं, लोन लाइसेंस जो भी है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट बना के वो लोग इनकम कमाते हैं. सो इट इज़ लाइक अ सेल. सो हम लोग उसको ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम लोन लाइसेंस ऑपरेशन दैट इज़ 560. ओके. इधर हम लोग का सारा जो भी इनकम है वो कंसिडर करके हुआ है. उसके बाद बी वाला क्वेश्चन चालू होता है. सो इधर हम लोग का सारे इनकम्स रिकॉर्ड करके हुआ है. अभी सिंपली हम लोग को ये सारे अमाउंट का टोटल लेना है. तो टोटल आता है 24,545. तो टर्नओवर, टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज 24,545. तो इधर हम लोग का ए वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन का. अभी बी वाला पार्ट हम लोग देखेंगे. उसमें क्या बोला है, द फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2017 and 18 of the company shows a net profit of 29,60,000. यानी कि हम लोग को फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया है 29,60,000. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, पोस्ट ऑडिट, इट वॉज नोटिस दैट द फॉलोइंग डिफरेंसेस, यानी कि जो भी डिफरेंसेस है वो हम लोग ने फाइंड आउट किया कॉस्ट ऑडिट में. उसके बाद हम लोग को फाइंड आउट क्या करने बोला है, सी वर्क आउट द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट इफ एनी कैरिड आउट. सिंपली हम लोग को प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करना है. सो इधर हम लोग को रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. सो हम लोग एक एक जो भी डिफरेंसेस है वो ऐड में आएगा कि लेस में आएगा वो फाइंड आउट करेंगे. सो इधर हम लोग ने रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के लिए फॉर्मेट बनाया है और उसमें प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हम लोग ने रिकॉर्ड किया है.
सो अभी हम लोग एक एक अमाउंट देखेंगे, ऐड में आएगा कि लेस में आएगा। सो प्रॉफिट हम लोग ने रिकॉर्ड किया 29,60,000 जो भी क्वेश्चन में दिया था प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। सो फर्स्ट हम लोग को डिफरेंस बोला है, द कंपनी वॉज एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी बाय परचेसिंग द गुड्स ऑफ ₹6 lakh and selling it for 7,50,000 after incurring the repacking cost that is 25,000. So simply हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही है, मतलब सेल्स में से परचेस माइनस हो जाएगा और ये कॉस्ट माइनस हो जाएगा। सो सेल इज 7,50,000 माइनस परचेस कॉस्ट इज 6 lakh माइनस जो भी एक्सपेंसेस है दैट इज़ 25,000 वो हम लोग माइनस करेंगे, तो हम लोग का ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाएगा 1,25,000। अभी ये ट्रेडिंग प्रॉफिट है तो ये फाइनेंस में ही रिकॉर्ड होता है। तो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट की वजह से क्या हुआ, फाइनेंस का ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ गया। तो फाइनेंस का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी प्रॉफिट ट्रेडिंग प्रॉफिट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है। तो अगर हम लोग को इन दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस में से ये ट्रेडिंग प्रॉफिट हम लोग को माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो इसका आंसर लेस में आएगा। तो लेस में हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट दैट इज़ 1,25,000। ओके, उसके बाद सम डिस्कार्डेड असेट सोल्ड ऑफ विथ नो स्क्रैप वैल्यू फॉर 90,000। सो इसका मतलब है कि कुछ असेट्स हम लोग ने सेल किए 90,000 पर। सो ये जो रिकॉर्डिंग होता है सेल ऑफ असेट्स का वो हमेशा फाइनेंस में ही होता है, कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं होता है। तो फाइनेंस में ये इनकम हम लोग ने रिकॉर्ड किया, सेल किया यानी कि हम लोग को पैसा आया, सो इट इज़ अ इनकम। ये इनकम फाइनेंस में रिकॉर्ड किया, तो इनकम रिकॉर्ड करने की वजह से क्या हुआ ना, फाइनेंस का इनकम बढ़ गया यानी कि फाइनेंस का ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो कम ही है। अगर हम लोग को इन दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस में से ये 90,000 हम लोग को माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका आंसर लेस में आएगा। सी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ ओल्ड असेट्स दैट इज़ 90,000 हम लोग लेस में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज सम रिनोवेशन ऑफ अ मशीनरी वॉज कैरिड आउट एट अ कॉस्ट ऑफ 6 lakh हैविंग a productive life of 5 years but the entire amount was charged to the financial accounts. सो कंपनी ने क्या किया, 6 लाख का कुछ एक्सपेंस किया रिनोवेशन ऑफ मशीनरी पे, वो 5 इयर्स उसका बेनिफिट हम लोग को मिलेगा। तो ये क्या है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन कंपनी ने बाय मिस्टेक एंटायर अमाउंट फाइनेंशियल अकाउंट्स को चार्ज कर दिया, मतलब रिकॉर्ड किया। सो इधर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। सी 6 लाख है, ये ओवरऑल 5 इयर्स का है, हम लोग को अगर 1 ईयर का चाहिए तो हम लोग करेंगे डिवाइड बाय 5 यानी कि 1,20,000। सो 1,20,000 दिस अमाउंट इज़ फॉर 1 ईयर। सो ये क्या हुआ है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग है ना राइट ऑफ करते रहते हैं, ईयर बाय ईयर हम लोग राइट ऑफ करते हैं, वो एक साथ हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इधर इन लोग ने किया है। तो जो भी 1 ईयर का रिकॉर्ड किया है वो करेक्ट है, यानी कि 5 ईयर में से 1 ईयर का हम लोग को रिकॉर्ड करना ही था। बचा हुआ जो भी 4 ईयर्स है वो रिकॉर्ड किया है वो रॉन्ग है। सो इधर हम लोग जो भी 4 ईयर्स का अमाउंट है वो फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ 6 लाख दिया था हम लोग को अमाउंट, डिवाइड बाय हम लोग 5 करेंगे क्योंकि 5 ईयर्स का बेनिफिट मिलने वाला है। सो 1 ईयर का अमाउंट आ गया 1,20,000, हम लोग को चाहिए 4 ईयर का अमाउंट, सो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो अमाउंट आ जाएगा 4,80,000। ओके, अभी क्या हुआ है ना, ये एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस फाइनेंस में रिकॉर्ड हुआ, तो फाइनेंस में एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ यानी कि फाइनेंस में प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो ज़्यादा ही है ना। तो अगर हम लोग को इन दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंस में 4,80,000 अमाउंट ऐड करेंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका अमाउंट ऐड में आएगा। सी 4/5 रिनोवेशन एक्सपेंसेस ऑफ अ मशीनरी दैट इज़ 4,80,000 हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सी 4/5 बोला है क्योंकि 5 ईयर्स का एक्सपेंस था, उसमें से 1 ईयर का हम लोग को रिकॉर्ड करना ही चाहिए था, 1 ईयर का करेक्ट है। जो भी बचा हुआ 4 ईयर्स का अमाउंट है वो हम लोग को इधर एडजस्ट करना था, सो इसीलिए 4/5 लिखा है। सी हम लोग अगेन क्रॉस चेक करेंगे, 6 लाख अमाउंट था, इधर 4/5 बोला है, सो मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो भी हम लोग का 4,80,000 ही आएगा। सो इधर इसका रिकॉर्डिंग हम लोग का हो चुका है।
उसके बाद नेक्स्ट इज इंटरेस्ट वॉज रिसीव अमाउंटिंग टू 1,40,000 फ्रॉम द आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। सो इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड हुआ है, फाइनेंस में ही रिकॉर्ड होता है ये इनकम। सो इनकम ज़्यादा हुआ फाइनेंस में, यानी कि फाइनेंस में प्रॉफिट भी ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है। इनकम ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ फाइनेंस में, लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो कम ही है। अगर हम लोग को इन दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस में से ये इंटरेस्ट इनकम हम लोग को माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका अमाउंट लेस में जाएगा, दैट इज 1,40,000। सी, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द आउटसाइड इन्वेस्टमेंट दैट इज 1,40,000 हम लोग लेस में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज वॉलेंट्री रिटायरमेंट पेमेंट 3,50,000 वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अकाउंट्स। VRS जो भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को पे करती है उसका कंपेंसेशन वॉलेंट्री रिटायरमेंट का, वो नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्टिंग बोला है, यानी कि फाइनेंस में रिकॉर्ड हुआ है। तो फाइनेंस में ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस रिकॉर्ड होने की वजह से क्या हुआ, फाइनेंस में एक्सपेंस ज़्यादा हुआ, यानी कि फाइनेंस का प्रॉफिट कम हुआ। तो कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो ज़्यादा ही है। अगर हम लोग को इन दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग को फाइनेंस में ये 3,50,000 का अमाउंट ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका आंसर ऐड में आएगा सी, VRS एक्सपेंसेस दैट इज 3,50,000 हम लोग ऐड में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज इंश्योरेंस क्लेम of the previous year was received to the extent 2,50,000 was not considered in the cost accounts. ओके, तो इंश्योरेंस क्लेम प्रीवियस ईयर में क्लेम किया था, वो इस ईयर में हम लोग ने रिसीव किया, तो रिसीव किया एंड वॉज नॉट कंसिडर इन द कॉस्ट अकाउंट्स। सो फाइनेंस में तो ये इंश्योरेंस क्लेम रिकॉर्ड हुआ है, कॉस्टिंग में नहीं हुआ है। फाइनेंस में इंश्योरेंस क्लेम रिकॉर्ड होने की वजह से क्या हुआ, इनकम ज़्यादा हुआ, यानी कि फाइनेंस का प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ। कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो कम ही है। अगर हम लोग को इन दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस में से ये अमाउंट हम लोग को माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका अमाउंट लेस में जाएगा। सो लेस में रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर दैट इज अमाउंट इज 2,50,000। सो लेस में हम लोग 2,50,000 रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज सी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स वॉज overvalued by 2,40,000 and closing stock of finished goods was overvalued by 1,10,000 in the financial accounts. इधर क्या है ना, ओपनिंग स्टॉक हमेशा हम लोग एक्सपेंस कंसिडर करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक इनकम कंसिडर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ओपनिंग स्टॉक का देखेंगे। जो भी ओपनिंग स्टॉक था वो 2,40,000 से ओवर वैल्यू हो गया है फाइनेंस में। रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक था वो, तो ओवर वैल्यू हुआ फाइनेंस में। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ यानी कि एक्सपेंस ज़्यादा हुआ फाइनेंस में। एक्सपेंस ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया। फाइनेंस में एक्सपेंस ज़्यादा है यानी कि प्रॉफिट कम है, लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो ज़्यादा ही है। अगर हम लोग को इन दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग ऐड करेंगे 2,40,000 फाइनेंस में ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट बनाएंगे। सी, डिफरेंस इन द वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक्स, उसमें हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स का अमाउंट। सो हम लोग ऐड में लिखेंगे 2,40,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है सी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अ फिनिश गुड्स वॉज ओवर वैल्यूड बाय 1,10,000 इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का ओवर वैल्यू हो गया फाइनेंस में। क्लोजिंग स्टॉक यानी कि इनकम होता है। सो इनकम ज़्यादा हुआ फाइनेंस में, इनकम ज़्यादा होने की वजह से फाइनेंस में प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ। सी, फाइनेंस में इनकम ज़्यादा यानी कि प्रॉफिट भी ज़्यादा। सो फाइनेंस में प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो कम ही है। अगर हम लोग को इन दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग को फाइनेंस में से अमाउंट माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका आंसर लेस में आएगा। सो लेस में हम लोग लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अमाउंट हम लोग को दिया है 1,10,000। सो 1,10,000 हम लोग लेस में लिखेंगे। लेस में बोला है इसीलिए हम लोग उसको ब्रैकेट डालेंगे। सो हम लोग का फाइनल फिगर आ जाएगा, माइनस करेंगे सिंपली 2,40,000 माइनस 1,10,000। सो 1,30,000 इज द अमाउंट
अभी ये जो 1,30,000 है वो ऐड का ही फिगर है, क्योंकि ऐड का फिगर ज़्यादा था, ऐड के फिगर में से माइनस का फिगर चला गया तो बचा हुआ जो भी है वो ऐड का ही फिगर है। सो ये 1,30,000 फाइनली हम लोग को फॉर्मेट में ऐड में लिखना चाहिए, क्योंकि ऐड का अमाउंट बड़ा था। सो ऐड में हम लोग लिखेंगे डिफरेंस इन द वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक दैट इज़ 1,30,000। ओके, उसके बाद लास्ट वन दैट इज़ डोनेशन ऑफ 80,000 rupees 80,000 towards the CSR commitment was not considered in the cost accounts। ये जो डोनेशन होता है CSR कमिटमेंट के लिए, यानी कि वो एक्सपेंस है कंपनी का। सो फाइनेंस में क्या हुआ, ये रिकॉर्ड हुआ है, फाइनेंस में एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ, यानी कि प्रॉफिट कम हो गया। फाइनेंस में एक्सपेंस ज़्यादा है तो प्रॉफिट कम है, लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो ज़्यादा है। अगर हम लोग को इन दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस में हम लोग को ये अमाउंट ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो हम लोग का इसका आंसर ऐड में आएगा सी, डोनेशन टुवर्ड्स द CSR कमिटमेंट दैट इज 80,000 हम लोग ऐड में लिखेंगे। ठीक है, 80,000 इज द अमाउंट। सो हम लोग ने ऐड में वो रिकॉर्ड किया। अभी इधर हम लोग का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो इधर हम लोग को फाइनली ऐड लेस करके जो भी प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स है वो फाइंड आउट करना है। सो इधर हम लोग टोटल लेंगे, जो भी एड्स का फिगर है वो आउटर में लिखेंगे और 29,60,000 में वो टोटल हम लोग ऐड करेंगे, तो इधर हम लोग का फिगर आ जाएगा। सी, इधर हम लोग ने जो भी ऐड वाले फिगर थे उसका टोटल ले लिया है, दैट इज़ 10,40,000। सो ऊपर हम लोग का प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड था 29,60,000, उसमें हम लोग ये 10,40,000 का फिगर ऐड करेंगे तो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा 40 लाख। उसके बाद हम लोग ये जो भी लेस वाले फिगर है उसका टोटल लेंगे और आउटर में लिखेंगे। सो इसका टोटल आता है 6,05,000। अभी सिंपली हम लोग 40 लाख में से 6,05,000 माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 33,95,000। सो 33,95,000 इज़ द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट होता है। उसी के साथ जो भी CMA फाइनल पेपर नंबर 19 में स्टडी नोट नंबर 2 में जो भी इलस्ट्रेशंस दिए थे, दैट इज़ 9 इलस्ट्रेशंस दिए थे, वो भी हम लोग के इधर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद स्टडी नोट में कुछ अराउंड 5 ऐसा कुछ केस स्टडीज़ दिया हुआ है। तो केस स्टडीज़ वो सिंपल है, आप लोग रीड करके कर सकते हो। अगर आप लोग को उसमें कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम लोग उसको भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन 9 और जो भी इलस्ट्रेशन पार्ट था स्टडी नोट नंबर 2 का CMA फाइनल पेपर नंबर 19 में वो कंप्लीट हुआ है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।